गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के खुशदार जिले के जेरी तहसील और कस्बे पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। BLA ने एक बयान में कहा कि जेरी एक तहसील है जिसके सभी सरकारी कार्यालयों पर हमारा कब्जा हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा है कि उनके समूह के लड़ाकों का जेरी पर अब पूरी तरह से नियंत्रण है। पाक सरकार के अधिकारी और पुलिस सरकारी इमारतों को खाली कर चले गए हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट करती है कि बुधवार को BLA के लड़ाकों ने सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशनों को आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी संख्या में हथियारबंद लड़ाके जेरी में घुस गए। इसके बाद उन्होंने सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशन और बैंक को निशाना बनाया। इसके बाद BLA लड़ाके सड़कों पर गश्त करते और नाकेबंदी करते देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लड़ाकों ने स्थानीय मस्जिदों के लाउडस्पीकर से जेरी पर अपना नियंत्रण करने का ऐलान कर दिया। BLA ने स्थानीय निवासियों को सरकारी प्रतिष्ठानों से दूर रहने की चेतावनी दी है। BLA के हमले के बाद क्षेत्र में सेना के निगरानी हेलीकॉप्टर निगरानी बढ़ते देखे गए, लेकिन लड़ाकों ने मुख्य बाजार, आसपास की पहाड़ियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और सुरक्षा चौकियां स्थापित कर ली। DIG पुलिस खुशदार सोहेब खालिद सहित क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बुधवार देर रात तक जेरी के सुन्नी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और BLA के बीच भीषण संघर्ष जारी था। जेरी शहर से सटे कोचू के पास खुशदार से आ रहे सुरक्षा बलों के वाहनों पर भी हमले हुए हैं। इस संघर्ष में हताहतों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। BLA ने कहा कि वह जल्द ही हमले का विस्तृत बयान जारी करेगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में काफ़ी समय से अशांति है। BLA और सेना के बीच भी संघर्ष लगातार जारी है। बलूचिस्तान की स्वायत्तता की मांग कर रहे BLA का यह हमला क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तानी सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों को दिखाता है। आइए अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ से ठीक पहले ग्रीनलैंड को लेकर अहम बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कही है। ट्रंप ने डेनमार्क को चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड नहीं दिया तो टैरिफ लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। डेनमार्क के अधिकारियों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यक्रम में भी डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड का अमेरिका का हिस्सा बनना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ट्रंप के सख्त बयान के बाद डेनमार्क के अधिकारी चिंतित हैं। इस मामले में कैसे आगे बढ़ा जाए। डेनमार्क ने संकेत दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रीनलैंड के लोगों का है और उनको ही अपने भविष्य का फैसला करना है। ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जब डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई थी तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इसे बेतुका करते हुए खारिज कर दिया था। डेनमार्क के अधिकारी ने बताया कि ट्रंप के सहयोगी और सलाहकार डेनमार्क को चेतावनी दे रहे हैं कि इस दफ़ा वो गंभीर हैं। एक वरिष्ठ डेनिश अधिकारी ने कहा कि 2019 में ट्रंप ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा था। तब से अब तक यानी 6 साल में माहौल पूरी तरह से बदल गया है। डेनिश अधिकारियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को गंभीरता से लेना जरूरी है। बुधवार को डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉस लोके रासमुसेन ने संकेत दिया कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन के साथ और बातचीत करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकियों के साथ बातचीत के जरिए सुनिश्चित कर सकें कि अमेरिकी महत्वाकांक्षाएं कैसे पूरी हों। इससे सवाल उठता है कि क्या डेनमार्क ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपने का फैसला भी कर सकता है। ग्रीनलैंड पर क्यों है अमेरिका की नज़र। अमेरिका लंबे समय से आर्कटिक और ग्रीनलैंड में डेनमार्क के साथ मिलकर काम कर रहा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। ट्रंप ने मंगलवार को यह चेतावनी दी थी कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ता है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ग्रीनलैंड को बलपूर्वक हथियाने के लिए सैन्य कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया। बात करते हैं पाकिस्तान और TTP की। पाकिस्तान को हालिया समय में अफगानिस्तान से लगातार झटके लगे हैं। TTP को पनाह के मुद्दे पर दोनों देशों में तनाव इतना बड़ा है कि पाक आर्मी ने अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान में पनाह पाए TTP लड़ाकों को हमले में निशाना बनाने की बात कही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खराब होती स्थिति पर पाक पत्रकार कामरान यूसुफ ने दिलचस्प और सनसनीखेज खुलासा किया है। कामरान का कहना है कि इस पूरे हालात के पीछे अमेरिका का दिमाग और पैसा हो सकता है। उन्होंने अपने इस दावे के सबूत के तौर पर सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को रखा है। कामरान यूसुफ कहते हैं, अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में जब अमेरिका निकला और तालिबान सत्ता में लौटा तो पाकिस्तान को खुशी हो रही थी। हालांकि उस वक्त अफगानिस्तान में तैनात रहे एक सीनियर अमेरिकी सैन्य अफसर ने कहा था कि इस घटनाक्रम से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी देश को होगा तो पाकिस्तान को होगा।
उनका मानना था कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले सशस्त्र गुट मजबूत होंगे और पाक में आतंकी हमले बढ़ेंगे। आज 3 साल बाद अमेरिका के उस जनरल की भविष्यवाणी सच साबित है। अमेरिका मानता है पाकिस्तान को दगाबाज। कामरान कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद पाक आर्मी प्रमुख कमर बाजवा ने कहा था कि अमेरिका उस वक्त नाराज़ था। अमेरिका को तालिबान के सत्ता में लौटने की वजह पाकिस्तान लगा था। अमेरिका की इस नाराजगी को कम करने के लिए उस वक्त पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उन लोगों को पनाह भी दी जो अमेरिका के करीब थे और काबुल से भागकर आए थे। कामरान ने आगे कहा, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने डबल गेम खेली और इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका हार कर अफगानिस्तान से निकला। अमेरिका इसका बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है। यही वजह है कि अंदर खाने अफगान तालिबान को लगातार वाशिंगटन से मदद मिल रही है। अरबों डॉलर क्यों भेजे गए अफगानिस्तान? कामरान ने डोनाल्ड ट्रंप से उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने बीते 3 साल में अरबों डॉलर अफगानिस्तान में भेजने की बात कही है। कामरान कहते हैं कि अमेरिका ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं है। तालिबान नेता उनकी वांटेड लिस्ट में हैं और वो लगातार अफगानिस्तान में पैसा भेज रहे हैं। 3 साल में अगर 18 अरब डॉलर अफगानिस्तानियों में आए तो ये बताने की जरूरत नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। अफगानिस्तान को अमेरिका से ये अरबों डॉलर मानवीय मदद के तौर पर मिले हैं। कामरान कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम आई है, अफगानिस्तान में लोगों की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है। ये दिखाता है कि पैसा लोगों के लिए खर्च नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च हो रही है। इस तरह के मजबूत दावे हैं कि ये पैसा आतंकी गुटों को पहुँच रहा है। हथियार भी जानबूझकर छोड़े। कामरान ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अपने खतरनाक हथियार भी वहाँ छोड़े। ये हथियार तमाम आतंकी गुटों के हाथ लगे। ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया गया। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका और तालिबान के बीच सत्ता बदलने से पहले ही बातचीत हो गई थी। अमेरिका लगातार इसके बाद भी तालिबान के संपर्क में रहा। अफगानिस्तान की ईरान, रूस जैसे देशों से सीमाएं देखते हुए अमेरिका ने तालिबान से संपर्क रखा है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला गुट टीटीपी पर कामरान ने कहा कि यह संगठन बीते कुछ समय में तेजी से मजबूत हुआ है। ये गुट किसी को सुनने को तैयार नहीं है। इससे लगता है उसको अमेरिका से कहीं ना कहीं मदद मिली है। इस सब को जोड़ते हुए कामरान कहते हैं कि अफगानिस्तान, अफगान तालिबान और टीटीपी के पीछे अमेरिका का बनाया एक डिज़ाइन लगता है जो पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। ये पाक चीन के रिश्ते को कमज़ोर करके क्षेत्र के एक अहम गठजोड़ को तोड़ने की भी कोशिश है। आइए हम जाने अफगान तालिबान से भारत क्यों बातचीत कर रहा है। भारत के पड़ोस में बीते कुछ दिनों से उथल पुथल जारी है। फिर चाहे वह पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार की बात हो या उत्तर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, दक्षिण में श्रीलंका की या पश्चिम में ईरान से लेकर पश्चिमी एशियाई देशों तक, इन हालात के बीच भी भारत की तरफ से अलग अलग सत्ता के केंद्रों से सामंजस्य बिठाने की कोशिश जारी है। हाल ही में अपनी इन्हीं प्रयासों के तहत भारत ने अफगानिस्तान के मौजूदा तालिबान शासन से दुबई में मुलाकात की। दोनों पक्षों की इस मुलाकात की टाइमिंग और चर्चाओं को लेकर काफ़ी कयास लगने लगे हैं। ऐसे में जानना अहम है कि आखिर भारत और अफगान तालिबान की हालिया बैठक में हुआ क्या। भारत और तालिबान ने एक दूसरे के सामने किन मुद्दों को उठाया, बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच किन मामलों पर सहमति बनी, इस मुलाकात के कूटनीतिक मायने क्या हैं। पहले जाने भारत अफगान तालिबान की बैठक खास क्यों। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलावी आमिर खान मुत्ताकी से दुबई में मुलाकात की है। गौरतलब है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर अफगान तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। इसके चलते भारत ने पहले अफगान तालिबान से पर्दे के पीछे रहते हुए कई मुलाकातें की है। इन बैठकों में भारत की तरफ से हमेशा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को भेजा जाता था। हालांकि अब भारत की तरफ से पहली बार खुले तौर पर अफगान तालिबान के साथ मुलाकात और इसमें विदेश सचिव की मौजूदगी होना दर्शाता है कि भारत अपने इस पड़ोसी देश से रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है। दोनों पक्षों के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई पिछली मुलाकातों को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आती थी, लेकिन दुबई में दोनों पक्षों की तरफ से मुलाकात को लेकर बयान भी जारी किया गया है। इन बयानों में भारत अफगान शासन के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किस चीज़ को लेकर समझौता हुआ, इसकी भी जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत अपने दशकों पुराने मित्र अफगानिस्तान में विकास को नए सिरे से फिर रफ्तार देगा। विदेश सचिव और अफगान तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच आम बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में अफगानिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को वरीयता देने का आश्वासन दिया और दोनों देशों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। भारत और तालिबान के बीच रिश्तों में बदलाव कैसे शुरू हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच अगस्त 2021 से पहले काफ़ी बेहतर रिश्ते रहे थे। दरअसल यह वह दौर था जब अफगानिस्तान में एक के बाद चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें रही। हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं के
निकलने के बाद जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते में भी अवरोध पैदा हो गया। भारत ने इस दौरान सुरक्षा कारणों से विकास कार्य रोक दिए थे, लेकिन बीच बीच में मानवीय मदद जारी रखी। इस दौरान दोनों देश कूटनीतिक चैनल के माध्यम से लगातार एक दूसरे से संपर्क में रहे। इस क्रम में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए जिम्मेदार थे, के नेतृत्व में 2 बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान का दौरा किया। JP सिंह जब 7 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल के साथ दूसरी बार अफगानिस्तान पहुंचे, तब दोनों देशों के बीच रिश्तों का फिर पटरी पर लौटना शुरू हुआ। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कार्रवाई रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई से मुलाकात की। इसके बाद भारत ने पहली बार अफगानिस्तान के मुंबई काउंसलेट के में इकरामुद्दीन को काउंसलर के रूप में मान्यता दी। भारत के विदेश सचिव और तालिबान के कार्रवाई विदेश मंत्री के बीच मुलाकात भारतीय अधिकारियों और अफगान तालिबानों के नेताओं के बीच कम से कम 4 अनौपचारिक बैठकों के बाद संपन्न हुई। हालांकि हालिया बैठक के समय को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। दरअसल ये ऐसा समय है जब अफगानिस्तान का अपने पूरी पड़ोसी पाकिस्तान से काफ़ी विवाद चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया कि तहरीक तालिबान TTP उसके यहाँ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उसके बाद TTP की आतंकी अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान की सीमा पार कर अफगानिस्तान के क्षेत्र में ही छिप जा रहे हैं। अपनी इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें बच्चों समेत 50 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की इस हरकत को अनुचित कार्रवाई बताया और सीमा से लगे पाकिस्तानी क्षेत्र में चौकियों पर हमले बोले। इस पूरी घटना के बीच भारत ने बीते हफ्ते ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की आलोचना की थी। कहा था कि इस्लामाबाद की पुरानी आदत है कि वो अपनी अंदरूनी नाकामियों के लिए पड़ोसी देशों को जिम्मेदार ठहराता है। यानी भारत ने खुले तौर पर TTP की आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को ही निशाने पर लिया और अफगानिस्तान के समर्थन में दिखाई दी। भारत और अफगानिस्तान के बीच चर्चा के मायने क्या हैं? भारत इस पूरे घटनाक्रम पर काफ़ी करीब से नज़र रख रहा था। अफगान तालिबान के साथ रिश्तों को बढ़ाने के लिए मौका तलाश रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए इस घटनाक्रम के बाद यह तय हुआ कि अब बिना देरी किए भारत को अफगान तालिबान के साथ ही संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। भारत के लिए इसके पीछे ये बड़ी वजह रही। आइए हम बात करें ब्रिटेन की। ब्रिटेन में लगातार ग्रूमिंग गैंग्स के मामले बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना पार्टी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर कहा कि ब्रिटेन में बढ़ रहे ग्रूमिंग गैंग्स के लिए एशिया को दोषी ठहराना गलत है, बल्कि एक खतरनाक देश पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। इस पर टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी अपनी सहमति जताई। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, ब्रिटेन में ये एशियन ग्रूमिंग गैंग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग है। इसी पर जवाब देते हुए SpaceX और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कहा कि यह सच है। शिवसेना नेता ने ब्रिटेन के लेबर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि 2008 से 2013 के बीच क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एशियाई ग्रूमिंग गिरोह के खिलाफ पहली बार मुकदमा चलाया था। दरअसल विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में बच्चों के खिलाफ दशकों पुराने यौन अपराधों के लिए एक राष्ट्रीय जांच की मांग उठाई है। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता रोकने की मांग की। इसके बाद अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने भी इसका समर्थन किया। रिफॉर्म पार्टी के सदस्य लोवे ने विदेशी सहायता के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और कहा कि साल 2023-24 के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता राशि 41.5 मिलियन पाउंड है। इसे अगले साल 3 गुना बढ़ाकर 133 मिलियन पाउंड किया जाएगा। अगर इसे बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है और मांग की कि भविष्य में सभी भुगतान तब तक रोक दिए जाएं जब तक पाकिस्तान निर्वासित पाकिस्तानी दुष्कर्मियों को स्वीकार नहीं कर लेता और उन्हें जेल में नहीं डाल देता। तब तक इसका एक एक पैसा रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात विदेश मंत्रालय के समक्ष बात रखी है। ब्रिटेन में इन दिनों रॉदरहैम स्कैंडल का मामला सुर्खियों में है। इसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। साल 2022 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंग्लैंड के रॉदरहैम, कार्नवाल, डर्बीशायर समेत कई शहरों में साल 1997 से 2013 के बीच करीब 1400 नाबालिग बच्चियों का संगठित अपराध के तहत शोषण किया गया। इन संगठित गैंग्स ने बच्चियों को भला फुसलाकर उनका यौन शोषण किया और उनकी तस्करी की। इन बच्चियों का शोषण करने वाले लोगों में अधिकतर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। हाल ही में ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल की जांच की मांग की, लेकिन कीर स्टारमर की सरकार ने इससे इनकार कर दिया। क्या है ग्रूमिंग गैंग्स? ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों से है
जो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, उनका शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं। ये बच्चों के दोस्त बनकर पहले उनका विश्वास जीतते हैं, फिर इस विश्वास का फ़ायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं। आरोप है कि इन ग्रूमिंग गैंग से जुड़े लोग बच्चियों को पार्टियों में ले जाकर उन्हें ड्रग्स देते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। नशे की लत लगने पर बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है, उन्हें अन्य लोगों से भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया गया है। कई लड़कियां मानव तस्करी की भी शिकार हुई है। शोषण का शिकार हुई कई लड़कियों ने बच्चों को जन्म भी दिया जिनके पिता के बारे में जानकारी नहीं है। ये ग्रूमिंग गैंग्स नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसों की उगाही भी करते थे। कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। क्या है ग्रूमिंग गैंग विवाद? विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में बच्चों के खिलाफ दशकों पुराने यौन अपराधों के लिए एक राष्ट्रीय जांच की मांग की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टॉर्मर का कहना है कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख के रूप में ऐसे मामलों को फिर से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने हाल ही में कहा था कि एशियाई ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ पहली बार मुकदमा दायर किया था। वहाँ के लोगों ने एशियाई शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इन बाल यौन शोषण कांड के पीछे सिर्फ एक देश यानी पाकिस्तान मूल के लोग हैं, तो फिर एशिया शब्द का इस्तेमाल क्यों? इन विवादों के पीछे एलन मस्क ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टॉर्मर पर यौन शोषण करने वाले गिरोह के खतरे को रोकने में असफल होने का आरोप लगाया है। एलन मस्क ने की स्टॉर्मर पर कई हमले किए हैं। इस तरह की जांच की मांग कई वर्षों से दक्षिणपंथी लोगों द्वारा की जा रही है। इसका ध्यान कई उत्तरी अंग्रेजी शहरों में मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुषों द्वारा ज़्यादातर श्वेत ब्रिटिश लड़कियों के यौन शोषण पर केंद्रित है। की स्टॉर्मर ने मांगों को खारिज करते हुए कहा था कि प्राथमिकता पिछली व्यापक 7 साल की जांच की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई पर होनी चाहिए, जिसमें इस मुद्दे से निपटने के लिए लगभग 2 दर्जन सुझाव दिए गए थे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.